अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। तो अब ये जो टॉपिक आया है बड़ी देर बाद आए हैं सजन। सजन का मुझे बड़ा इंतज़ार था। थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं ये सजन, इनको थोड़ा समझना भी ज़रूरी होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और पाइथन के पर्सपेक्टिव से भी। आपको ऑपरेटर की हर चीज़ पता हो, मतलब इनसाइट्स ऑफ एवरीथिंग अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से आपका हाथ का फ्लो चलेगा। पाइथन की कोडिंग भी बहुत अच्छे से फ्लो चलने वाली है। अगर आप इनकी इनसाइट अच्छे से बेस मतलब फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर, मतलब अप टू द बेस लेवल। आप समंदर की तह तक जा सकते हो, बहुत अच्छी बात, अब जाइए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं कि सर इसमें इतना टाइम वेस्ट ना किया जाए, नहीं किया जाए भाई, किया ही जाए। क्योंकि ऑपरेटर्स है या जितने भी अभी 11 12 तक की जो कोडिंग होती है वो एकदम बेसिक फंडामेंटल होती है। उसे जितनी अच्छी पढ़ी जाए उतनी बहुत अच्छी बात होती है, एक भी चीज़ ना चूके। और जैसा मैं बार बार मेरे वीडियोस में बोलता हूँ, इनको मल्टी यूनिवर्स बना देना चाहिए, एक दूसरे के अंदर घुसा के एकदम मैडनेस बना देनी चाहिए। नहीं निकल पाओगे तो सर है ही, सुमित सर निकाल सकते हैं, पर आप तो घुसे। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज कहाँ काम करे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सीख जाओगे। इससे सिर्फ इतना घर में करने से कि आपको सिर्फ मल्टी यूनिवर्स बनाना है, बार बार एक दूसरे के अंदर डालते रहना है, तो बिल्कुल फंस भी जाओगे। पर उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर। तो आपको पता है जब तक सुमित सर है तो बिल्कुल गलत कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि डॉक्टर का है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज जब तक है सारे मल्टी यूनिवर्स को सुलझा सकता है वो। तो वो उसके लिए मैं हूँ, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, पहले हाँ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैथ्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि भाई अगर हमने कुछ भी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो सबसे पहले हमें बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर डालना पड़ेगा, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब जिसका भी। तो क्योंकि खाली कैलकुलेशन, मैथ्स यूनिवर्स इज मैथ्स, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जो यूनिवर्स है वो मैथ्स ही है। तो अगर हमें भी अगर वापस से अगर कुछ काम करना है तो हमें मैथ्स का यूज़ ज़रूर लेना पड़ेगा, तो मैथ्स हर जगह आएगी। डरे नहीं बिल्कुल भी, कोडिंग के लिए तो बिल्कुल ना डरे, यहाँ तक कि मैथ्स तो मैं आराम से संभालूंगा आपके लिए। तो हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो सारे ऑपरेटर जो बेसिक बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ना, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, है ना, ये सारी बातें। कुछ दो तीन और है जिसकी चर्चा हम अभी कर देते हैं भाई। ये पड़े हमारे पास एडिशन, ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक तो पढ़ाने की बिल्कुल खास जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल में सारे करवा देता हूँ। एक नम ले लो भाई, num1 इज इक्वल टू num2 इज इक्वल टू, और रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। अगेन आप चाहे जो वेरिएबल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। num1 प्लस num2 लें, बिल्कुल करेक्ट है। रिजल्ट क्या बन चुका है, 164 बन चुका है रिजल्ट। अच्छा बाय द वे, वापस से टाइप नहीं करना, अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना आपको तो बस आइडियली में ऊपर जाए, सेंटर कर दे, वो पूरी लाइन आ जाएगी। और थोड़ा सा चेंजमेंट आप कर ले, जैसे मुझे अभी करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना था। तो अब रिजल्ट क्या बन चुका है, अब जो मेरा रिजल्ट बन चुका है ये बन चुका है। अगर डिवाइड करना है तो डिवीजन बन चुका है, रिजल्ट क्या बन चुका है, ये बन चुका है। और अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन भी बन चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है भाई। यहाँ तक की तो बातें थी एकदम क्लियर। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उसमें स्क्रिप्ट मोड में क्यों काम नहीं किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल करें, कोई तकलीफ नहीं है। स्क्रिप्ट मोड में जितना भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, वहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बस इतना ही खेल है। उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट रिजल्ट। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो भी आउटपुट ही सेम ही आने वाला है। तो क्योंकि लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं इसलिए हम सारा काम यही कर रहे हैं। अगर यही हम स्क्रिप्ट मोड में करते तो जितना हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं उसकी जगह में प्रिंट में लिखना पड़ता सारा काम, बस इतना ही खेल, इसके अलावा कोई अलग आ, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो क्योंकि अब लर्न सीख ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सीख लें, उसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए अनयूजफुल थिंग्स में, है ना, यूजलेस थिंग्स में। तो तीन चार ऑपरेटर तो एकदम इजी थे। फिर एक ऑपरेटर था वो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या दिखाता है, रिमाइंडर शो करता है सर। जैसे num1 इज इक्वल टू 11, num2 इज इक्वल टू 5 आई थिंक, हाँ। तो अब ये बात हमें पता है कि अगर 11 डिवाइडेड बाई 5 जो होता है वो होता है 2.2, है ना, डेसिमल में आ रहा है कि एक रिमाइंडर बचता है इसमें। तो अगर मोस्ट सिनेरियोज में ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर बहुत सारे सिनेरियोज में ज़रूरत पड़ती है कि सर रिमाइंडर क्या है वो बताएं। तो वो बताते हैं हम परसेंट साइन में, शिफ्ट के साथ जब अगर 5 दबाते हैं तब आता है परसेंट। और परसेंट साइन का मतलब
इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जहाँ यूज़ करते हैं वो दो ऑपरेंड्स के बीच में, पहला तो जो डिवाइड हो रहा है, सेकंड जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं, डिविडेंड और डिविजर। ऐसा बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है तो डिविडेंड और डिविजर से समझे, है ना। हिंदी में आता है तो क्या बोलते हैं इसको, भाज्य और भाजक, और इसका बचता है रिमाइंडर शेषफल। वैसे समझे, बिल्कुल आपको जैसे समझ में आता है, डिविडेंड, डिवाइजर, भाज्य, भाजफल, शेषफल, रिमाइंडर, जिससे भी समझ में आता है समझे। पर बेसिक आइडिया क्या है, ये क्या देता है, हाँ बेसिक आइडिया क्या है कि हमें क्या देता है, ये हमें रिमाइंडर शो करता है। तो 11 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स पूरा चलेगा, एक रिमाइंडर बच जाता है। हाँ, किस पर भी अप्लाई करें, नम 1 नम 2 पे भी करें, बिल्कुल चलेगा आराम से। नम 1 इज इक्वल टू 11, नम 2 इज इक्वल टू 5, तो नम 1% ऑफ नम 2, है ना। नम 1 को डिवाइड करें नम 2 से और रिमाइंडर बताए तो परसेंट साइन लगाया तो क्या बताएगा, सिर्फ रिमाइंडर बताएगा सर। फिर फ्लोर डिवीजन, अच्छा जब मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया था ये, तब क्या बता रहा था, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में डिजिट जा रहा। अब मुझे ये नहीं चाहिए भाई, डेसिमल में क्या, उससे मुझे फिलहाल कोई खास मतलब नहीं है, मुझे बताइए पूरा पूरा कितना जा रहा, फ्लोर तक, मतलब पूरा पूरा। तो डबल डैश साइन जो होता है वो फ्लोर डिवीजन का होता है। ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को शो करता है, एक्चुअली शो भी नहीं करता, करता भी इंटीजर पार्ट को ही है। करके देखिए एक बार भाई, 11, ये तो है ही हमारे पास, नम 1 डबल डैश नम 2, तो सिर्फ 2 को शो किया है। इस वैल्यू को देखें भी तो भी हम समझ जाएंगे, किसी वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू, तो ए में कितना 2 जा चुका है, टाइप ऑफ ए क्या है, इंटीजर है सर, मतलब डेसिमल नहीं आया है, इंटीजर ही रहा है ये। फिर एक्सपोनेंट, नाम से पता चल रहा है पावर जनरेट कर रहा होगा, पावर वो हॉर्स पावर वाली नहीं, पावर ए टू दी पावर बी वो वाला। तो किसकी पावर कितने, जितनी भी 5 टू दी पावर, पावर के लिए डबल स्टार लगाए। तो सिंगल स्टार होता है वो मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करता है, और डबल स्टार पावर को, तो 5 स्क्वायर 25 होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी पावर ना डाल दें क्योंकि नंबर आने में टाइम नहीं लगता है। तो पावर को डिनोट करता है, काम नम 1 नम 2 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल वेरिएबल का नाम जो भी है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैल्यू से फर्क पड़ता है। नम 1, गलत वेरिएबल ना डालें नहीं तो एरर आ जाएगी, की पावर 2, ये हमारे नम 1 और नम 2 थे, 11 और 5, तो की पावर 11 की पावर जो 5 होती है वो शायद यही नंबर होता होगा ऐसा। करके देख लेते हैं, 11 की पावर 5, हाँ सेम ही नंबर है, इसी ने किया है, तो हमें तो मानना ही पड़ेगा, वैसे भी क्या चाह रहा है, बस कैलकुलेटर तो करें भाई, ठीक है। हाँ, फिर है रिलेशनल ऑपरेटर, बिल्कुल कभी ये चेक करना हो कि एक नंबर क्या दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं है, ये तो विजुअली कर सकते हैं ऐसे कि मुझे पता है 11 इज ग्रेटर देन 5 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। पर ये वैल्यूज़ हम तक सीमित नहीं है, ये वैल्यूज़ हम तक सीमित नहीं है। अगर हमें प्रोग्राम से भी पूछना है कि भाई आप बताएं कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है, तब हम क्या करेंगे, हम यूज़ लेंगे ऑपरेटर्स का, कैसा, ऐसा। बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन को ना देखें, तरीके को ना देखें, और इज़ ग्रेटर देन, ना रैंडम नंबर ही डाल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सोच समझ के नहीं डाल रहा हूँ। मुझे पूछना है कि क्या ये एक नंबर पहला जिससे जो नंबर जनरेट हो रहा है, क्या वो बड़ा है इस नंबर से, ऐसा ये बात पूछनी है। तो कैलकुलेशन तो हमें नहीं करनी है, तो ये हम डायरेक्ट किसका ऑपरेटर से कर सकते हैं, इससे रिलेशनल ऑपरेटर से कर सकते हैं। ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो क्या ये नंबर ग्रेटर है इससे, तो हमारा आउटपुट आता है ट्रू। ट्रू मतलब सच में ग्रेटर है, सच में ग्रेटर है, इसका मतलब ग्रेटर रहा ही होगा भाई। इस नंबर को चेक कर लेते हैं हम, इतनी तो बात है। तो ये नंबर इतना सा है और ये नंबर इतना बड़ा है। कैलकुलेशन पार्ट है वो हम नहीं करने वाले हैं। और ये अच्छा, कैलकुलेशन पार्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन डिसाइड होती है। बिल्कुल इसका एकदम सीधा साधा फॉर्मूला है, और बिल्कुल ध्यान रहे, आप बहुत सारी गलतियां करने वाले होंगे इसमें। तो कैलकुलेशन का पार्ट कैलकुलेशन के तरीके से ही होगा, तो बिल्कुल ध्यान रहे। अभी जो आउटपुट आ रहे हैं, ये हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड लगे कि सर एक साइड गलत कैलकुलेट कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, इनकी प्रेसिडेंस होती है, तो प्रेसिडेंस के हिसाब से ही कैलकुलेट करता है ये। पहला था ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तब तक तो एकदम सही है। जैसे एक वेरिएबल में डाल के काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक काम होगा। 54 बी इज इक्वल टू 55, ए इज ग्रेटर देन, क्या ए बी से ग्रेटर है, फॉल्स है सर। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ए 54 और बी 55, बी ग्रेटर है इनफैक्ट। तो क्या बी इज ग्रेटर देन ए, हाँ बी ए से ग्रेटर है। तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी, दूसरा ऑपरेटर था और इक्वल टू, और इक्वल मतलब इक्वलिटी को भी चेक करता है, तो अभी तो इक्वल भी नहीं है, है ना।
क्योंकि ए इज 55 है, बी इज ऑल्सो 55, दोनों 55 है। उस समय अगर मुझे चेक करना है कि क्या सर ए इज ग्रेटर देन बी, तो दोनों 55 है, तो याद रहे इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो आउटपुट क्या है, फॉल्स है। पर अगर अब मैं ये चेक करूं कि सर इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, सब ग्रेटर हो तो भी चलेगा और इक्वल है तो भी चलेगा, इक्वल तो है सर, तो आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये किस केस में काम करेगा, क्या ए इज लेस देन बी, तो ए लेस तो नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 55 है, तो लेस है, नहीं है सर, लेस तो फॉल्स है। पर क्या लेस देन और इक्वल टू, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि लेस तो नहीं है पर इक्वल टू तो है, तो इक्वल टू में दोनों में जो भी कंडीशन ट्रू होती है हम उसे मान लेते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट और है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। कैसे चेक करते हैं, ए इज, क्या चेक करना हो कि क्या ए के बी के इक्वल है या नहीं, तो ए इक्वल टू भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ए इक्वल टू बी लिखने का मतलब होता है ए में बी की वैल्यू डालना, ये हम नहीं करना चाहते, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ए में 54 की वैल्यू डाली है, ए में 55 की वैल्यू डाली है। तो चेक करना हो तो हम डबल इक्वल टाइप करते हैं कि क्या ए बी के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्यों, ए और बी दोनों 55 है। अगर ये चेक करना हो कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन को, जो शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के इस साइड वाले वर्ड को, तब आता है। तो क्या इक्वल नहीं है, हाँ, तो ये बताता है सर आप बात बोले वो गलत है, क्योंकि इक्वल तो है ये, है ना, ए की वैल्यू भी क्या है 55 है और बी की वैल्यू भी 55 है, तो क्या ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होने का आउटपुट ट्रू कब आता है, जब इक्वल नहीं होते। तो क्योंकि फिलहाल तो इक्वल है तो आउट क्या गया इसका फॉल्स है ना, इक्वल और नॉट इक्वल एक दूसरे को अपोजिट काम करते हैं, इक्वल में इक्वल टू का ट्रू आता है, उसका फॉल्स आता है।